आइए दोस्तों, आज हम टॉपिक लाते हैं कि जो पॉलिटिकल क्राइसिस जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, ये पूरे देश में हो रहा है, यूके, फ्रांस, यूएसए और इंडिया के आसपास, क्या इंडिकेट कर रहा है। गोल्ड प्राइसेस जो ऊपर जा रहे हैं, यूक्रेन रशिया वॉर, ये सब क्या है, इसको हम एनालिसिस करेंगे। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एनालिसिस दोनों मिलकर करेंगे, जिससे पता पड़ेगा कि आने वाले समय में कितनी बड़ी इकोनॉमिकल क्राइसिस आने वाली है, जो आज पॉलिटिकल के रूप में दिख रही है। और कहने को ये भी हो सकता है कि आने वाला विश्व युद्ध 3 भी हो सकता है, जिसको हम नकार नहीं सकते हैं। तो देखते हैं कुछ आंकड़ों पर और कुछ न्यूज़ पर। चलो आज हम पहले बड़े नेशन से स्टार्ट करते हैं, बड़े देश यूएसए, फ्रांस, यूके, इस जोन से स्टार्ट करते हैं। फ्रांस में क्या हुआ, पांच प्राइम मिनिस्टर बदल गए, डोमेस्टिक केओस, लोग सड़कों पे आ गए, रोड ब्लॉकेड। सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि फ्रांस 114% डेट टू जीडीपी रेशियो है। कहने का मतलब फ्रांस पे बहुत लोन चढ़ चुका है, तो वो अभी से प्लान कर रहे हैं ऑस्टेरिटी, मतलब वो खर्चे घटाना चाहते हैं, यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर की, जिसमें नुकसान किसको, सिटीजन्स को। तो ये तरीके से वो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसमें कॉस्ट बढ़ती है आम आदमी की, और काफ़ी जो चीज़ें फ्री बीज मिलती हैं, गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है, ट्रांसपोर्ट, रेलवे जैसी चीज़ें हो गई, बसेस हो गई, ये सब महंगा होगा। तो ये पॉलिटिकल क्राइसिस आती है इससे। तो ये फ्रांस के लोग सड़कों पर आ चुके हैं। जैसे एक बार बहुत पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हो चुका है, जो बहुत फेमस रही हमारी हिस्ट्री में, तो वो चीज़ शुरू हो गई है फ्रांस से। और इतना ही नहीं है, वहाँ पे जो उनकी बॉन्ड यील्ड्स है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का है, परंतु मैं आपको सिंपल भाषा में ही समझाऊंगा। बॉन्ड यील्ड्स 3.5% हो चुके हैं यूरोजोन में, जबकि इन्फ्लेशन 2% के आसपास है। जर्मनी इस समय रिसेशन में, पिछले 2-2.5 साल से रिसेशन में है। और यूके और फ्रांस की ग्रोथ भी लगभग 0.5% है। जीडीपी मतलब पूरे देश की ग्रोथ की बात कर रहे हैं हम, 0.5% से है। तो वो कह रहा है इनको खर्चे घटाने हैं, क्योंकि उनको लोन की रीपेमेंट करनी है। लोन की नहीं, उसकी इंटरेस्ट की भी पेमेंट करनी, जो आज वो पे नहीं कर पा रहे हैं। यानी लोन लिया हुआ है, उस पर ब्याज भरना है, वो ताकत नहीं है भरने की। तो कहीं ना तो कहीं से तो पैसा लाना है। वो कहाँ से लाएंगे? खर्चे काट कर। खर्चे कौन से काट रहे हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर। क्या ये सही है? तो इसलिए लोग सड़कों पर आए हैं। उनको ये नहीं फर्क पड़ता है कि आप 5 प्राइम मिनिस्टर बदल रहे हैं या 6 बदल रहे हो, या आपकी पॉलिटिकल क्राइसिस है लोगों की वजह से, कि लोगों के लिए ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। ये पॉइंट है। तो ये बात हुई फ्रांस की। अब यूके पे आते हैं। यूके में तो बड़ी प्रॉब्लम है, यूरोजोन से भी ज़्यादा, क्योंकि वो ब्रेग्जिट है, मतलब वो यूरोजोन से बाहर है। उन्होंने अपना पाउंड अभी भी रखा है, वो यूरोजोन में यूरो करेंसी अडॉप्ट नहीं की उन्होंने। ब्रेग्जिट मतलब सारे एग्रीमेंट यूरोप से तोड़े हुए हैं। अब सवाल उठता है इन्फ्लेशन और बॉन्ड यील्ड क्या है। बॉन्ड यील्ड क्या बताते हैं? बॉन्ड यील्ड ये बताते हैं रिस्क अवर्जन। मतलब इन्वेस्टर्स अभी आप पे भरोसा नहीं है, उनको रिस्क से भागना है, उनको आपके बॉन्ड पर ही नहीं भरोसा, उनको यही नहीं पता क्या होने वाला है आगे। यानी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स वैसे भी देखो यूके, या स्पेशली मैं बोलूँगा लंदन जैसी बड़ी सिटी छोड़कर दूसरे देश भाग रहे हैं, और काफ़ी जा भी चुके हैं। बिलियनियर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनको कोई अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही है। प्लस इनसिक्योरिटी, उनकी फैमिली सेफ नहीं है। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इमिग्रेंट्स। गवर्नमेंट सारे पैसे लुटा रही है इमिग्रेंट्स के ऊपर, उनको रहने के लिए अच्छे होटल, 5 स्टार होटल, वीकली एक्सपेंडिचर, हर चीज़ प्रोवाइड कर रही है, एजुकेशन, जॉब उनके लिए स्पेशल ढूंढ के दे रही, जबकि उनके सिटीजन जो टैक्स पे कर रहे हैं, वहीं पढ़ रहे हैं, वहीं पैदा हुए हैं, उनको ये सब नहीं मिल रही फैसिलिटी। तो ये डिस्पैरिटी क्यों? जबकि वो बाहर से आए हैं, वो दूसरे एथनिकल आइडेंटिटी से आए हैं, मतलब उनकी पहचान अलग है। वो वहाँ के नेटिव्स नहीं, जैसे ब्रिटिशर है वहाँ का नेटिव हुआ, सीरिया से जो है वो बाहर का है। बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको तो बड़ी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, ये चीज़ खल रही है लोगों को। हम जी नहीं पा रहे, हमारा खर्चा निकल नहीं पा रहा है, और उसके सामने वो देख रहे हैं वो बड़े आराम से जी रहे हैं, रेप कर रहे हैं, लूट रहे हैं, जबकि सारी फैसिलिटी मिलने के बावजूद ये सब वहाँ हो रहा है। ये बाहर के लोग कर रहे हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, ये अवेलेबल डेटा है, ओपन है, गूगल पे जाइए, कहीं पर जाइए, न्यूज़ चैनल पर ओपन है। इसलिए पॉडकास्ट,
यूट्यूब चैनल्स ऊपर क्यों आ रहे हैं? इसी कारण, क्योंकि बड़ी मीडिया पॉलिटिकली ये सब बातें छुपाती हैं, वो छोटी सी छोटी बातों को दबा देते हैं, जब वो बहुत हाथ से निकल जाती है तो बड़ी हो गई, बात तो इतनी है। तो इसके लिए ये पॉडकास्टर्स ऊपर आए हैं। हाल ही में आप देखिए यूएसए में क्या हुआ, चार्ली कर्क जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट में, सपोर्ट तो कोई किसका भी कर सकता है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, उसमें कोई ये नहीं कि मैं डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्टर नहीं हो सकता हूँ, चाहे हमें अच्छा लगे बुरा लगे, बट ये बात ये है कि ये अलाउड है, ये ओपन है, डेमोक्रेसी में सब कुछ करेक्ट है, जो लोगों के व्यू है वही उस तरीके की गवर्नमेंट है, चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। तो चार्ली कर्क को गोली मार देना किसी टेरेस से, कहा जाता है कि लगभग 200 यार्ड्स, कहने की बात है, ये मिलिट्री स्नाइपर्स ही मार सकते हैं ऐसी चीज़, जो गर्दन पे इतनी एक्यूरेसी से गोली मारना, जो चार्ली कर्क के गर्दन पे लगी है, लगभग कहा जाता है 200 यार्ड्स के डिस्टेंस से मारा है, टेरेस के छत से। उसकी वीडियो भी अभी आ चुकी है बाहर, और यंग लड़का है, और इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिलना और इतनी एक्यूरेसी से मारना, परंतु ये सही बात है किसी व्यू को दबाना। यूनिवर्सिटी में जहाँ जा रहा है, अपनी स्पीच दे रहा है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप की क्यों ना बात की जाए, इलेक्शन से पहले 2 बार अटैक हो चुके हैं उनके, वो बच गए, वो अलग बात है। एक बार तो कान पर भी बुलेट लगी थी, जरा सा ब्लड आया था। चाहे कितना भी इंसान बुरा हो, उसके व्यूज हैं, वो देश के लिए अच्छा है या बुरा है, लोग डिसाइड करेंगे। ये स्ट्रेंथ है डेमोक्रेसी की। थोड़ा डिबेट की जाए, उसको आगे दूसरे लोग आए, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज आए, उस व्यू को दबाओ, सबके लिए ओपन है, सब अपना प्रचार कर सकते हैं। परंतु ये जो बता रही है बातें, ये फॉल ऑफ डेमोक्रेसी, फॉल ऑफ कैपिटलिज्म। क्यों डेमोक्रेसी गिर रही है पूरी दुनिया में? क्यों डेमोक्रेसी को खतरा बना पड़ा है? क्यों? कैपिटलिज्म है इसके पीछे कारण। कैपिटलिज्म को इतना प्रमोट किया गया कि इतना पैसा 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 बढ़ा दिया है, ये मनी सप्लाई इंक्रीज करके, नहीं बढ़ाकर, जो इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में बढ़ा दी गई है। तो पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन क्यों है? मनी सप्लाई। पहले कोविड के नाम पे, उससे पहले 2008 क्राइसिस के नाम पे, और उससे पहले एशियन क्राइसिस था, जो टेक बबल था 2000 में। सारी प्रॉब्लम 1998 से शुरू हुई है। और एक फेमस स्टेटमेंट भी है जो यूएस के फेड रिजर्व ने कहा था कि हम कितने भी डॉलर प्रिंट करते जाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है। तो मतलब कोई भी क्राइसिस यूएस की पॉलिसीज की हो तो भुगतेगा कौन? पूरी दुनिया। अब मैं आऊँगा छोटे देशों के ऊपर और इंडिया के आसपास भी हो रहा है। अभी तो हम बड़े नेशंस की ही बात करेंगे। अमेरिका 125% ऑफ द जीडीपी, डेट टू जीडीपी रेशियो। यूके भी कोई बढ़िया नहीं है, 100% के ऊपर चला गया। इटली, ग्रीस, जापान तो क्लासिक एग्जाम्पल है, वहाँ तो छोड़ ही देते हैं, वो तो एशिया के दूसरे कोने में है। अब तो हम फोकस करते हैं यूरोजोन में। अब टॉमी रॉबिन्सन की बात करते हैं, जो एक रेवोल्यूशन ला रहे हैं यूके में, जो एक उन्होंने 13 सितंबर को लंदन में एक मीटिंग कॉल की, लोगों को बुलाया था, तो कॉल अगेंस्ट फैसिज्म। अब फैसिज्म क्या है बताता हूँ आपको। टॉमी रॉबिन्सन, जो उन्होंने इंग्लिश डिफेंस लीग स्टार्ट किया, जो फार राइट एक्टिविस्ट हैं इंग्लैंड में, वो इंग्लिश और वाइट लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, बेसिकली नेशनलिज्म को आगे लाना चाहते हैं। और वो कहते हैं राइज अगेंस्ट फैसिज्म। फैसिज्म किसको कहोगे आप? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो वो कह रहे हैं कि वो जिस चीज़ के अगेंस्ट है उसको कहते हैं अथॉरिटेरियनिज्म, यानी अथॉरिटी वाले लोग। तो वो खुद क्या है, मतलब वो ठीक है, उनका पॉइंट सही है, जेनोफोबिया ला रहे हैं, वो नेशनलिज्म ला रहे हैं, परंतु फैसिज्म को, वर्ड को मिसयूज करके लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। परंतु वर्ड फैसिज्म नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है कि बहुत फ्रीवीज दिया जा रहा है इमिग्रेंट्स को, और भुगतान कौन कर रहा है? सिटीजन्स। तो ये एक मूवमेंट है, बेसिकली मूवमेंट क्रिएट की गई है जो इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट में, और गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है, जिस हिसाब से वो चल रहे हैं और जो इग्नोर कर रहे हैं आम जनता को, उसके अगेंस्ट मूवमेंट है। बेसिकली वो है, नाम कुछ और दिया जाता है। तो ये लंदन को 13 तारीख को बहुत बड़ी मूवमेंट है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन का क्या मतलब, इन्फ्लेशन गवर्नमेंट बढ़ने भी देती है कई बार, और कई बार फिगर्स को दबाया जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं यूके में या अमेरिका में, चलो अमेरिका की फिगर लेते हैं, 2019 या कोविड के आसपास या उसके पहले का समय $60,000
साल का खर्चा होता है एक फैमिली का, एक हाउस होल्ड का, जो कि आज लगभग $100,000 या $1 लाख के आसपास है। तो कितना बड़ा राइज है, तकरीबन तकरीबन डबल। कई खाने की चीज़ों में तो 3 से 4 गुना की महंगाई हुई। जैसे मैकडॉनल्ड के बर्गर जो $2-3 में मिलते थे, आज 10 से कम तो मिलते ही नहीं, कुछ सोच भी नहीं सकता। तो ये हो गया इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन से क्या होता है, गवर्नमेंट का डेट घटता है, यानी लोन घटता है। वो कैसे घटता है भाई, इन्फ्लेशन तो क्या कैसे कर रहा है, इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ाता है, चीज़ें महंगी होती है, इकोनॉमी का साइज बड़ा होता है। इसमें किसको फायदा होता है, जो रईस है, अमीर है, वो और अमीर बनता है, गरीब और गरीब बनता है, बिकॉज उसके पास एसेट्स ही नहीं। तो वो कैसे हेज करे इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में, हेज कैसे करेगा, प्रॉपर्टी, गोल्ड, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। कितने करते हैं अमेरिका यूरोप में भी, तो बहुत बड़ी फिगर नहीं है। हमें मिसकंसेप्शन है कि सब इन्वेस्ट करते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत कम परसेंटेज है स्टॉक मार्केट, गोल्ड या ऐसे रियल एस्टेट एसेट्स। तो मतलब आम आदमी सोच ही नहीं सकता, इंडिया में नहीं सोच सकता, तो वहाँ क्या सोचेंगे। ये अफोर्डेबल होना चाहिए हर आदमी के लिए, एटलीस्ट मैं नहीं कहूँगा पूरे सिटीजन्स, परंतु कम से कम काफ़ी हद तक बड़ी पॉपुलेशन के लिए अफोर्डेबल होना चाहिए। तो ये एक अच्छी इकोनॉमी मानी जाती है। पीपीपी, पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर, इसकी हम बात कर रहे हैं। मैं फिर भी सिंपल रखूंगा, इकोनॉमिक्स को बहुत डीप नहीं डालना चाहता। ये पॉलिटिकल क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों होते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक क्राइसिस से ही पॉलिटिकल क्राइसिस बनते हैं। गवर्नमेंट क्यों टॉपर रही, फार राइट क्यों आ रहे हैं। अब मैं पॉइंट पे आता हूँ। फैसिज्म मैंने आपको समझाया, जो बहुत ज़्यादा अथॉरिटी वाले होते हैं। कहने का मतलब जैसे हिटलर, अथॉरिटी वाले डिक्टेटर। आज डेमोक्रेसी के नाम पे पीछे से जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो बहुत रईस लोग हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, वही पीछे से टर्म्स डिक्टेट करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। तो कैपिटलिज्म है ये। तो कैपिटलिज्म फेल कर रही है किसको, डेमोक्रेसी को। ये समझने वाली बात है। डेमोक्रेसी को आने वाले समय पे खतरा है, बिकॉज चाइना ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। कम्युनिज्म के अंदर कैपिटलिज्म एक क्लासिक एग्जांपल है, जबकि कम्युनिज्म का मतलब होता है सोशलिज्म। और आपने मार्क एंड एंजल्स जैसे लेनिन की बुक पढ़ी हो, तो उनकी कैपिटलिज्म जो सोशलिज्म थियरी है बहुत अलग है, जो चाइना ने अभी अडॉप्ट किया है, जो कैपिटलिज्म लाए हैं इस कम्युनिज्म में। ये अलग सब्जेक्ट है, पर डीप है, इसको सिंपल रखते हैं। तो चाइना बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आज रशिया बेसिक डेमोक्रेसी दिखती है, परंतु उनकी जो सोच विचार है आज भी कम्युनिज्म या सोशलिज्म जैसी ही है, बिकॉज पुतिन कभी पावर से बाहर आना ही नहीं चाहते। हमेशा देखो पावर में पुतिन। तो चलो अलग टॉपिक है। रशिया तो आज कहेंगे कि इस दुनिया में ऑलमोस्ट डेट फ्री नेशन है, ऑलमोस्ट डेट फ्री, एक ही नेशन है पूरी दुनिया में। और अब ये वहीं पे हम रहते हैं, जो टॉपिक है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से इकोनॉमी की साइज बड़ी होती है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बड़ी होती है, जिससे साइज बड़े होने से गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी ज़्यादा मिलता है, उनका डेट रिडक्शन होता है, इंटरेस्ट पेमेंट कर पाते हैं। तो एक ही प्रॉब्लम आती है, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इन्फ्लेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लाती है पॉलिटिकल क्राइसिस। संक्षेप में बहुत छोटे में मैंने ये बात कही है। एक और बात है जो जानना जरूरी है। आजकल हम बात सुनते हैं फार राइट, फार लेफ्ट, मॉडरेट। ये फार राइट क्या है और फार लेफ्ट क्या है। फार लेफ्ट मतलब हो गया बहुत सेक्युलरवादी और बहुत मतलब इमिग्रेंट्स को ज़्यादा सपोर्टिव हो गए। मतलब ये एक जनरल नैरेटिव की बात कर रहा हूँ, जो एक विचारधारा से परे, विचारधारा वही है, थोड़ी सी परे। मतलब ये इमिग्रेंट्स बाहर से आ रहे हैं तो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं, उनके लिए पॉलिसी बनाना, फ्रीबीज देना, तो बहुत ये फार लेफ्ट में गिना जाता है। फार राइट कौन हो गए, नेशनलिस्ट। बोले उनके लिए क्यों इतना ज़्यादा, हम इस देश के, हम मेहनत करते हैं, हम यहाँ पैदा हुए हैं, हम टैक्स भर रहे हैं, हमें मेहनत करनी पड़ रही है उनके लिए, हमारे पैसे से वो जी रहे हैं दूसरे। तो ये कंट्रोवर्सी पॉलिटिकल क्रिएट हो रही है यूरोप में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूरोप की, चाहे फ्रांस, जर्मनी, कोई स्पेन या जो यूके, जिसका नाम लेना चाहें, ऐसे एक दो कंट्री, हंगरी, पोलैंड को छोड़ के, जो बहुत कट्टर हैं। ये फार राइट मूवमेंट क्यों है, बस यही सबसे बड़ा कारण है कि गवर्नमेंट ऑस्टेरिटी प्लान्स लाती है तो सिटीजन्स को मुसीबत है, महंगाई आती है तो सिटीजन के लिए मुसीबत, टैक्स लाते हैं तो सिटीजन्स पे लगती है। यानी कि तुम्हारे नेटिव, तुम्हारे लोग जो बाहर से आ रहे हैं, वो तो वैसे ही उनके पास कुछ भी नहीं खोने को, उनको जो मिल रहा हो तो मिल ही रहा है, प्लस उनके देश में आके उधाम मचा रहे हैं। अब आते हैं टॉपिक इंडिया की तरफ, कि इंडिया के इर्द गिर्द क्या हो रहा है। जो हम देख सकते हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल,
चाइना का बहुत जोर था हर जगह, वो पाकिस्तान में घुस गए थे, अच्छी इन्वेस्टमेंट की, वहाँ पोर्ट बना रहे हैं। श्रीलंका में भी वही इन्वेस्टमेंट की, पोर्ट बना रहे हैं। म्यांमार में भी वही किया उन्होंने, इन्वेस्टमेंट की, पोर्ट बना रहे हैं। बांग्लादेश में भी उनका वो ऑब्जेक्टिव है, डेवलपमेंट कर रहे हैं, पोर्ट बना रहे हैं। नेपाल में तो पोर्ट बन नहीं सकता, लैंडलॉक कंट्री है, एक स्ट्रॉन्ग हिंदू नेशन था। इट वॉज द ओनली, वॉज पास्ट की बात करूँगा, ओनली हिंदू नेशन इन द वर्ल्ड, अभी नहीं है। तो वहाँ पर भी ये माओवादी आ गए, यानी कह सकते हो कि चाइना का जोर था। नहीं, इंडिया के इर्द गिर्द चाइना का दबदबा था। अब क्या हो रहा है, पलटवार। यूएसए ने पाकिस्तान, तो आप देख ही रहे हो, पलट दिया पूरा अपनी तरफ, क्योंकि मिलिट्री उनके कंट्रोल में थी। श्रीलंका में क्या हुआ, बहुत बड़ी उथल पुथल, सोशल मीडिया में ये वो आप देख सकते हो, बहुत ड्रामा, वहाँ भी गवर्नमेंट बदल गई। म्यांमार तो सबसे पहले ही हुआ था इन सबसे, जुंता गवर्नमेंट। फिर हम पॉइंट आते हैं बांग्लादेश पर, जो शेख हसीना को इंडिया सपोर्ट करते हैं, इंडिया में आई है। तो वहाँ पर भी क्या हुआ, सोशल मीडिया ही और जेंसी जो इसको कहते हैं, उनके हाथ में अगर मोबाइल ना दो तो आज परेशान हो जाते हैं। आज सुसाइड रेट बढ़ रहे हैं बच्चों के, अगर हाथ से मोबाइल छीन लो तो अपनी जान त्याग देते हैं। मतलब बहुत हैरानी की बात है, परंतु ये हो रहा है। तो आप समझ सकते हो सोशल मीडिया अब एक लाइफ बन गया, लाइफ का पार्ट है मोबाइल के साथ। और जितनी इंफॉर्मेशन इस पर आ जाती है, गवर्नमेंट के एंटी है जो भी है, पीछे से जो भी बड़े नेशन है, 2 बड़े नेशन खड़े हैं और इसको यूज़ कर रहे हैं। और अब बांग्लादेश में ऐसी ही गवर्नमेंट टॉपल हुई थी, शेख हसीना को बाहर जाना पड़ा। और हमने अभी नेपाल में हाल ही में देखा, क्योंकि सोशल मीडिया में चल रहा था एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट, जो करप्शन रिलेटेड मैटर चल रहे थे, और सडनली गवर्नमेंट ने रॉन्ग डिसीजन लेके आपकी सोशल मीडिया को हम बैन कर देंगे। आपने बैन तो लगाया सोशल मीडिया, परंतु जेंसी भड़क गया। नो डाउट जेन्युइनली लोग आते हैं, परंतु इसके पीछे कोई ताकतें होती हैं, बड़ी ताकत, क्योंकि इतनी बड़ी मूवमेंट कैसे स्टार्ट होगी। लोग भड़कते हैं, उसको दबाया जा सकता है, परंतु बंदूकें रोड पे आना, अच्छे अच्छे बड़ी मिलिट्री राइफल्स रोड पे आ जाना, मतलब राइफल्स आए कहाँ से। तो नेपाल की भी बड़ी क्राइसिस देखो तो कोई 2 बड़े देश हैं, जो नेशन है, जैसे यूएसए और चाइना, इनमें एक टकराव है और इसके बीच में है इंडिया। सारी प्रॉब्लम इंडिया के इर्द गिर्द दिख रही है। अब सबसे बड़ी बात है कि ऐसी ही कुछ आने वाले समय में क्राइसिस इंडिया में आएगी, एथनिकल क्राइसिस, रिलीजियस बेस, या कुछ ऐसा सोशल मीडिया में ऐसा कुछ मूवमेंट हो जाए। ये गवर्नमेंट को बहुत सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी ताकतें क्या कर जाएं, क्या करना चाहती हैं, हमें कुछ पता नहीं है कब किस समय ट्रिगर हो जाए। तो ये आने वाली प्रॉब्लम हो सकती है। बट ये सारी प्रॉब्लम्स है क्यों, फिर इकोनॉमिक्स, पहला सब्जेक्ट आता है इकोनॉमिक्स, महंगाई, फूड इन्फ्लेशन। ये सारे देश डिपेंडेंट है, एक्सटर्नल डेट डॉलर में है। सारे छोटे नेशनों किस पे खड़े हैं, किसके पैसे पे हैं, पैसा किस देश से आ रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं, वो करेंसी कौन सी है, यूएस डॉलर, द हेजेमनी ऑफ यूएस डॉलर। हेजेमनी मतलब एक मोनोपोली, इस करेंसी की मोनोपोली। तो आप ऑटोमेटिकली उसका जो ओनर है, जो उसका देश है, वो ही उसके हाथ में पावर आ गई पूरे दुनिया में। सबसे बड़ा नेशन चाइना रहा, जो इसको चैलेंज किया 2011 में। और आज छोटी कंट्री में जो भी क्राइसिस चल रही है वो डिपेंडेंट है, उनके एक्सटर्नल डेट डॉलर में है, उनकी करेंसी डिप्रिशिएट होती, डिप्लीट होती है इस फॉरेन करेंसी के सामने। अमेरिका को ब्याज से क्या लेना, 1, 2, 4% से क्या करना, जबकि आपकी करेंसी 10, 20, 30, 40% से उड़ जाए, उससे बड़ा गेन क्या है। तो ये छोटी कंट्रियों की ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके पास डॉलर बेस्ड डिपेंडेंट है, वो उनकी जो डेट है एक्सटर्नल है। इंडिया का आज एक्सटर्नल डेट इज 18 to 19%, विच इज़ वेरी लो, बहुत कम है। इसलिए इंडिया संभला हुआ है। इंडिया का डेट रूपी में बहुत बड़ा है, रूपी टर्म्स में। चलो ठीक है, बड़ा है, 87% ऑफ द इकोनॉमिक साइज, जीडीपी का 87% है, ठीक है, हाई है, नो डाउट। परंतु एक्सटर्नल डेट डॉलर टर्म्स में 18 to 19%, उस हिसाब से इंडिया संभला हुआ है। इसका मतलब नहीं ये इंडिया को इन्फ्लेशन का कोई शील्ड मिल गया या इंडिया में नहीं हो सकता है। यस, इंडिया में भी इन्फ्लेशन बढ़ा है, और इतनी तेज़ी से नहीं जितना यूरोप और यूएसए में बढ़ा है, परंतु इसका इम्पैक्ट आ रहा है इंडिया पे। ऐसी बात नहीं है, रूपी 90 पे आ गया है, तो इंडिया का भी करेंसी डेप्रिशिएट हो रहा है, तो इम्पैक्ट यहाँ पर भी है।
तो अब ये बात आती है कि यूएस की ये हेजेमनी यानी उसके मोनोपोली पे अटैक कर रहे हो इनडायरेक्टली, जैसे ब्रिक्स खड़े हो गए, ब्रिक्स नेशन। इससे क्या होगा कि यूएस क्राइसिस आएगी, जैसे 2008 क्राइसिस आई थी, ऐसी कोई आने वाली क्राइसिस दिख रही, क्योंकि गोल्ड जब बढ़ता है मतलब आने वाले समय में बहुत बड़ा क्राइसिस है, आने वाला है, आएगा ही। गोल्ड ऐसे ही नहीं बढ़ता है, गोल्ड यूएस डॉलर का दुश्मन है। सिंपल इकोनॉमिक टर्म्स में हम बात करें, दुश्मन है। यूएस गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी गोल्ड बढ़े, परंतु यूएस के इन्वेस्टर्स ही गोल्ड में जा रहे हैं क्योंकि वो समझ रहे हैं कि प्रॉब्लम है, आने वाली है, आएगी ही। इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत बड़ी है, बट आने वाले समय में पहले कमोडिटी की बहुत बड़ी तेजी आएगी, इस दुनिया भर में इन्फ्लेशन का हाहाकार होगा, होना ही है हाहाकार। उसके बाद में उसको कंट्रोल करने के लिए हाई इंटरेस्ट रेट आएगा, मनी को स्क्वीज करेंगे, जिससे बहुत शार्प डिफ्लेशन आएगा, जो 2008 में भी आया था, 2000 में भी आया था, जो टेक बबल फटा था, और ये भी बबल बहुत जोर से फटेगा। इस बार की क्राइसिस विल बी द वर्स्ट एवर इन द ह्यूमन हिस्ट्री। 1929 की जो डिप्रेशन की बात करते हैं यूएस की, वो तो इसे लगेगा एक बहुत हल्का डिप्रेशन था, मेजर था। 90% स्टॉक मार्केट क्रैश की थी यूएस में। ये एसेट बबल्स, ये जो डेट जीडीपी रेशो, आज दुनिया में लोन वर्ल्ड की धरती की इकोनॉमी के 4 गुना बड़ी है। कौन उतारेगा, कैसे उतारेगा? इन्फ्लेशन ही उतार सकता है। यानी क्राइसिस, इकोनॉमिक टर्न इनटू पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स रूप से निकलेगा। गवर्नमेंट गिरेगी, कितनी भी अच्छी गवर्नमेंट की हो, कितना भी अच्छा काम क्यों ना किया हो, गवर्नमेंट को गिरा देंगे लोग, वो समझना ही नहीं चाहते। आपकी वजह से इन्फ्लेशन, आप जाओ यहाँ से बाहर जाओ। फार राइट उठ रहे हैं। हिटलर क्यों आया पावर में? इन्फ्लेशन की वजह से हिटलर आया था। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यही गवर्नमेंट बदलती, यही क्राइसिस लाती, इसके बाद ही सब बदलाव आता है। और बहुत बड़ा बदलाव है, कैपिटलिज्म को बहुत बड़ा धक्का लगने वाला। आने वाले 10 साल बहुत भारी कैपिटलिज्म के लिए। नेशनलिज्म राइज हो रहा है, मतलब ग्लोबलाइजेशन डाउन जा रहा है। दैट मीन्स दूसरे देश में पैसा लगाना मुश्किल है, बहुत भारी काम है, आपका पैसा सेफ नहीं है। तो पैसा सेफ नहीं तो क्या करोगे? जहां आप बैठे होगे वहीं रखोगे ना, आप रिस्क क्यों लोगे? रिस्क अवर्जन बोलते हैं इसको। तो ये अल्टीमेटली क्या होगा, यूएस अपनी हेजेमनी छोड़ना नहीं चाहेगा, तो वो चाहेगा कहीं ना कहीं दुनिया में लड़ाई चले। चाइना भी, रशिया भी। रशिया के पास टेक्नोलॉजी, डिफेंस की है, चाइना के पास स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, ये दोनों मिल जाए, डिफेंस प्लस मनी। और चाइना तो नो डाउट डिफेंस में बढ़ रहा है। अब इंडिया अपॉर्चुनिटी दिख रहा है कि किस तरफ पैर रखना। इस समय तो दिख रहा है इंडिया, रशिया और चाइना का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। तो ये अलायंसेस बन रहे हैं। अभी टाइम आ रहा है, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको यूएसए चाहिए कि आपको चाइना रशिया चाहिए? यूरोप भी डिसीजन लेगा, देखना। यूरोप फंसा हुआ है अभी बीच में, वो नेटो अलाई है। अमेरिका नेटो छोड़ सकता है, आने वाले समय पर पता पड़ेगा, आज बताना मुश्किल है। ये बहुत बड़ी क्राइसिस है। तो सबसे बड़ा इस दुनिया में है सोशल मीडिया, फेसबुक, गूगल, ट्विटर। ये दुनिया चलाने वाले आने वाले समय में, ये गवर्नमेंट के दुश्मन है। ये आने वाले समय पे, मतलब आने वाले 50 साल को अगर आप देख रहे हो, गवर्नमेंट के दुश्मन ये सोशल मीडिया है। आज तो हम छोटा चमकला देख रहे हैं, एक जस्ट ब्लिंक। ये तो अभी सूरज की तरह उदय होगा सोशल मीडिया। ये तो गवर्नमेंट को डिक्टेट करेंगे टर्म्स कि कैसे आपको गवर्नमेंट चलानी है, कैसे करना है, कौन बैठेगा गवर्नमेंट में। ये आने वाला समय बताएगा। यही आने वाले समय का खतरा है। ये आप पढ़ सकते हैं नोह हरारी की किताब में। ये आने वाले समय का बहुत बड़ा खतरा है, सोशल मीडिया है। और वर्ल्ड वॉर होगा नहीं होगा ये तो मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते। परिस्थिति ऐसी बन जाएगी क्योंकि ये 7 साढ़े 7 साल का या 10 साल का युद्ध नहीं होने वाला है। टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, युद्ध महीने भर में वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा। इससे लंबा नहीं चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन। हम एग्जाम्पल लेते हैं यूक्रेन रशिया, ये कुछ नहीं, वेपन्स यूज ही क्या कर रहे हैं, इसके पीछे अभी भी कोई अंडरस्टैंडिंग चल रही है। सही युद्ध मानने पे आ जाए ना, सारे एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाए, 30 दिन की भी लड़ाई नहीं है अगला जो विश्व युद्ध है। 30 दिन भी मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूँ, शायद इससे भी कम। बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन बहुत कम समय पे होगा। तो इस समय आप ये समझिए कि गोल्ड ही सेवियर है आपके लिए, क्योंकि वो आपके हाथ में फिजिकल है, किसी गवर्नमेंट के पास नहीं है, कोई पॉलिसी में नहीं है। ETF में नहीं मत लेना कभी, गोल्ड हाथ में रखना फिजिकल। ये हार्ड करेंसी है, आपके हाथ में है। तो समय आ गया है, तो देखिए।
तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे पॉलिटिकल क्राइसिस लाते हैं और कैसे पॉलिटिकल क्राइसिस का रंग रूप बदलता है, और कुछ नहीं है। तो आपसे मैं इजाज़त लेना चाहूँगा, फिर मिलते हैं कुछ और टॉपिक पर। नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपकी सपोर्ट हमें और बेहतर जानकारी लाने के लिए प्रेरित करती है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।